नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका में विकास से ज्यादा विस्तार पर फोकस हो रहा है? और क्या विस्तार को ही विकास की परिभाषा वहां मान लिया गया? और क्या विस्तार का मतलब दूसरों के देशों पर कब्जा करना है? क्या चीन के जैसे अमेरिका भी पड़ोसी देशों को अमेरिका में मिलाकर ग्रेटर अमेरिका बनाना चाहता है? या फिर ट्रंप एक राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि एक व्यापारी की तरह काम कर रहे हैं जिनकी नजर दुनिया भर की जमीनों पर है? क्या गाजा पर कब्जा और दामाद को उसको गिफ्ट करना उसी नीति का हिस्सा है? और क्या यूक्रेन को कब्जाना और युद्ध को खत्म कराना भी इसी नीति का हिस्सा है? हालांकि जो दुनिया सीरिया और अफगानिस्तान का इतिहास जानती है वो जानती है कि कैसे अमेरिका ने अपने हितों के लिए देशों में आतंक को पनपाया, फिर खुद की सेना भेज देशों पर अघोषित कब्जा जमाया और फिर वहां की संपदा का दोहन किया, और जब मतलब निकल गया तो वो देश छोड़कर चले गए। क्या ऐसा ही गाजा के साथ हुआ? यूक्रेन, कनाडा, मैक्सिको और पनामा नहर के साथ होने वाला है, ग्रीनलैंड के साथ होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे क्या है ट्रंप की मैनिफेस्ट डेस्टिनी, और क्या ट्रंप एक राष्ट्रपति से ज्यादा एक व्यापारी है जो अन्य देशों के लिए ज्यादा खतरनाक है। Because we're spending hundreds of billions of dollars. Russian someday, or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in it, and I say, I want it back. सबसे पहले ट्रंप का एक बयान आपको सुनाते हैं जो हाल ही में उन्होंने दिया, और उसको लेकर क्यों दुनिया भर के अंदर उन देशों के अंदर डर पैदा हो गया है जो अमेरिका से लगते हुए हैं। जरा देखिए ट्रंप ने हाल ही में क्या बयान दिया, उस बयान के मायने निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए भगवान ने बचाया है। शपथ ग्रहण के दौरान का यह उनका बयान है। इस बयान के अपने आप में बहुत से मायने हैं। महान किन मायनों में? क्या विकास के लिए महान? क्या शांति दूत के तौर पर महान? या फिर जो मैनिफेस्ट अमेरिका करता आ रहा है उस सपने को पूरा करने के लिए महान? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की विस्तारवादी चाल, उसके अंदर ट्रंप को महज 20 दिन हुए हैं शपथ लिए, लेकिन इन 20 दिनों के अंदर ट्रंप कितने देशों को अमेरिका में मिलाने की बात कर चुके हैं। ट्रंप की विस्तारवादी सोच और ये चाल कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच चुकी है, जरा इसको भी एक नजर में देखिए कि ट्रंप अभी तक कितने देशों को महज 20 दिन में कितने देशों को, कितनी जगहों को अमेरिका में मिलाने की बात कर चुके हैं। गाजा पर सीधे अतिक्रमण की बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उसे एक बार फिर से शहर के तौर पर बसाया जाएगा और उसके लिए अमेरिका पूरी मेहनत करेगा, लेकिन उसके लिए जो गाजावासी है उनको गाजा से बाहर निकाल दिया जाएगा, अरब उनको अपने पास रखे। दूसरा मैक्सिको, जिसको अमेरिका में मिलाने की बात की गई, विरोध हुआ। तीसरा कनाडा, जिसको अमेरिका में मिलाने की बात हुई, विरोध हुआ। पनामा नहर को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का इस पर हक है। उन्होंने मिलाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इस पर उनका हक है। इसके अलावा ग्रीनलैंड को उन्होंने अमेरिका का बताया, और अब यूक्रेन के अंदर अमेरिका चाहता है कि उसकी एक बड़ी हिस्सेदारी हो। वहां के जो मेजर मिनरल्स माइंस हैं उनमें अमेरिका को $500 बिलियन की डील हो, तब जाकर वो यूक्रेन की शांति समझौते को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जरा समझिए कि ट्रंप किस तरीके से चीन की तरह विस्तारवादी सोच पर आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अपने आसपास के देशों को अपने अंदर मिला रहा है। और क्या यही उसकी मैनिफेस्ट है? दरअसल शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश कीजिए गाजा पर ट्रंप की गिद्ध दृष्टि किस तरीके से रही। ट्रंप कहते हैं कि गाजा पर अमेरिका का हक है। वो कहते हैं कि इस भूखंड की वर्तमान स्थिति ऐसी है जहां कोई भी दोबारा बसना नहीं चाहेगा। ट्रंप ने कहा कि मैं गाजा को खरीदना चाहता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप गाजा के पुनर्निर्माण का जिम्मा मिडिल ईस्ट के देशों को सौंपना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप जर्जर गाजा अपने दामाद जेरेड कुशनर को देना चाहते हैं। कुशनर गाजा पट्टी पर रिसोर्ट सिटी बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह कि क्या वाकई में कुशनर के सपने को पूरा करने के लिए वहां एक जंग हुई, वो जंग जिसने गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया। और क्या खंडर में तब्दील
सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उसको ट्रंप खरीद सके, अपने दामाद जेरेड कुशनर को गिफ्ट कर सके। क्या वाकई में इसलिए हुआ? और क्या यहां दो मंसूबे एक साथ पूरे करने की कोशिश की, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से नहीं, व्यापारी ट्रंप की तरफ से, कि एक तरफ अमेरिका को गिफ्ट मिलेगा और दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल बनेगा जो अमेरिका के इशारों पर चलेगा। लेकिन कनाडा को लेकर भी ट्रंप ने बयान दिया, कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा, यहां तक बोल दिया गया। ट्रंप जब चुनाव जीते उसके बाद कनाडा की संप्रभुता को वो लगातार चुनौती देते नजर आए। ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता चुके हैं, वो घोषित ही कर चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उसका गवर्नर बोलते हैं। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो कनाडाई लोगों के टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। कनाडा के नागरिकों को अभी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और इससे कनाडा का व्यापार भी तत्काल दोगुना हो जाएगा। कनाडा की दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सैन्य सुरक्षा मजबूत होगी। ट्रंप ने दोनों देशों के बॉर्डर को कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा बताया। नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। अमेरिका अब उस बड़े व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता जिसकी कनाडा को बने रहने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। कनाडा को राज्य बनाने की मंशा इसी नीति का हिस्सा मानी जा रही है। आप सोचिए जरा, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया और बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका घुसा, उनको सिक्योरिटी देने के नाम पर, उसके बाद वहां का दोहन किया गया और फिर वहां से निकल गया। क्या कनाडा को अमेरिका इसलिए मिलाना चाहता है क्योंकि कनाडा के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं उनकी 75% अमेरिका जाती है? तो क्या अमेरिका कनाडा को अपने देश का हिस्सा बनाकर जो वहां की प्रोडक्शन पावर है, उस प्रोडक्शन पावर को अमेरिका अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है और साथ ही कनाडा और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है उस टैरिफ वॉर को खत्म करना चाहता है? और क्या इसमें अमेरिका का हित ढूंढा जा रहा है, यह दिखाते हुए कि कनाडा का भला हो? आप सोचिए सर, पूरे के पूरे देश को मिलाने, और मिलाने की छोड़िए, ट्रंप कह चुके हैं कि 51वां अमेरिका का स्टेट होगा। सिर्फ इतना नहीं, दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप ग्रीडी नजर आए। अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की संभावनाएं 1946 से तलाश रहा है। 8,36,000 वर्ग मील में फैले ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने रुचि दिखाई। 2019 में पहले कार्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे पर विचार किया गया। ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिज भंडारों पर अमेरिका की नजर है और यह खनिज दरअसल बैटरी, उच्च तकनीक वाले उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड में एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है। ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क के खिलाफ सेना इस्तेमाल की बात कर चुके हैं और यहां भी जो प्रोडक्शन है, जो वहां का रॉ मटेरियल है, उसको ट्रंप कब्जाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच की जंग में जो डील यूक्रेन के साथ करने की कोशिश की, उसमें आगे चलकर हम आपको बताएंगे कैसे यूक्रेन को फाइनेंशियली ब्रेक करने में अमेरिका चाहता है कि समझौता हो और कितने वहां के रॉ मेटल्स जो मेजर मिनरल्स हैं उनको कब्जाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही पनामा नहर को लेकर भी ट्रंप लगातार बयान देते रहे। ट्रंप ने कहा कि वो पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण वापस लेंगे। उनके इस बयान को नहर पर बढ़ते चीनी प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आर्थिक और रणनीतिक रूप से पनामा नहर अमेरिका के लिए बेहद अहम है और ट्रंप इसी वजह से इसे वापस अमेरिकी नियंत्रण में चाहते हैं। पनामा कोलंबिया का गुलाम था, अमेरिका की मदद से वो आजाद हुआ और बदले में अमेरिका को 1904 में पनामा नहर बनाने का अधिकार मिला था। पनामा नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच माल की आवाजाही को आसान बनाती है। ये लगभग 14,000 जहाज सालाना जो है वो पनामा नहर से गुजरते हैं। आर्थिक महत्व के अलावा इस नहर का सामरिक सैन्य महत्व भी है। अमेरिका ने 1999 में नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। ट्रंप नहर से नियंत्रण छोड़ने को
और इस निर्णय को ऐतिहासिक भूल बताते हैं। ट्रंप का कहना है कि कार्टर प्रशासन के निर्णय से अमेरिकी प्रभाव कमजोर हुआ, तो क्या जो कार्टर ने किया उसको उलटते हुए अमेरिका वापस उसको कब्जा लेगा। कब्जाना इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या वाकई में पनामा उसके नियंत्रण को वापस अमेरिका को देगा? यह समझौते के तहत मुमकिन लगता नहीं। तो क्या सैन्य हथियारों के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर ट्रंप पनामा नहर को कब्जा लेंगे? क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्सिको की खाड़ी का नाम तक बदल दिया गया? अमेरिका ने अपने ही दम पर यह कर दिया, ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप ने बाकायदा मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया और अब इसका नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया, बिना मैक्सिको की परमिशन के। 9 फरवरी से अमेरिका की खाड़ी दिवस के तौर पर इसे मनाया गया और मैक्सिको की खाड़ी अमेरिकी तेल और गैस संसाधनों, बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 20% अमेरिकी कच्चे तेल का प्रोडक्शन इसी खाड़ी से होता है। 45% अमेरिकी पेट्रोलियम शोधन क्षमता यही होती है। 51% अमेरिकी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र क्षमता यहीं पर है और 50% से ज्यादा केमिकल प्रोडक्शन अमेरिका का इसी खाड़ी में होता है। यहां अमेरिका की शिपिंग और मछली पकड़ने के इंडस्ट्री है। ह्यूस्टन, न्यू ऑरलियंस, टाम्पा जैसे प्रमुख बंदरगाह इसके तट पर है और इसीलिए जिसे अभी तक मैक्सिको की खाड़ी कहा जा रहा था, ट्रंप ने उसे अमेरिका की खाड़ी बता दिया। या ये कहिए कि मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका कब्जाना चाहता है। व्यापारी ट्रंप व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हुए इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और क्या अमेरिका उसी दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मैक्सिको, जिस तरीके से ग्रीनलैंड, जिस तरीके से पनामा नहर, जिस तरीके से गाजा को अमेरिका अपने देश में मिलाना चाहता है, ट्रंप मिलाना चाहते हैं, उसमें कनाडा और मैक्सिको भी है। तो क्या ट्रंप एक राष्ट्रपति के तौर पर क्या वाकई में मैनिफेस्ट नीति को अपना रहे हैं या एक व्यापारिक नीति को अपना रहे हैं? क्योंकि जितने भी देशों के नाम, जितने भी क्षेत्रों के नाम हम आपको गिना रहे हैं, बता रहे हैं, उन सबका अमेरिका के व्यापार में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कनाडा का, मैक्सिको का, ग्रीनलैंड का, पनामा नहर का। लेकिन क्या इन सबसे इतर ट्रंप एक व्यापारी के तौर पर रूस और यूक्रेन की जंग में भी फायदा ढूंढ रहे हैं? एक घटना घटी। रूस के अंदर अमेरिकी जासूस जो सालों से कैद था, ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद उस जासूस को रूस ने छोड़ दिया। वो जासूस वापस अमेरिका आया। लेकिन क्या इससे यूक्रेन पर एक मॉरली प्रेशर अमेरिका ने क्रिएट किया एक व्यापारी के तौर पर? क्योंकि जैसे ही जानकारी यूक्रेन को लगी, यूक्रेन जो अभी तक नेटो के दम पर था या कहें कि अमेरिका के दम पर था, अमेरिका से उसको 300-350 बिलियन डॉलर के आसपास इस जंग में मिली आर्थिक सहायता के तौर पर वेपन मिले। ट्रंप के आने के बाद वो सब वापस कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया, सहायता देनी बंद कर दी गई। क्या उससे यूक्रेन को लगा कि वो सब हार जाएगा और अमेरिका में ट्रंप एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, व्यापारी के तौर पर क्या डील कर रहे हैं? जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अमेरिका की नजर, या कहें सीधे तौर पर व्यापारी ट्रंप की नजर, यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर है। रूस से जंग में यूक्रेन को धकेलने के बाद उस पर दबाव बनाया जा रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन किसी भी दिन रूस का हो सकता है। अब इस बयान के मायने समझिए। ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन किसी भी दिन रूस का हो सकता है। ट्रंप यूक्रेन से जंग में की गई मदद वापस मांग रहे हैं। यूक्रेन से कहा गया है कि 500 बिलियन डॉलर के खनिज दे, वरना सब बंद। यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को देने होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीधे तौर पर यह ऑफर नहीं है, यह धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मदद के बिना यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा और उसके बाद रूस किसी भी दिन उसे अपने में मिला सकता है। इसे यूक्रेन के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि अगर जंग हारता है तो उसका दोहन रूस करेगा और अगर जंग को लड़ना चाहता है तो फिर उसको अमेरिका को अपने दोहन का
लाइसेंस देना होगा। दरअसल अमेरिका 3 साल से यूक्रेन की आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन वो ट्रंप सरकार नहीं, बाइडेन सरकार थी जो नेटो को मजबूत करने में विश्वास रखती थी। ट्रंप नेटो को कमजोर करने में विश्वास करते हैं, क्वाड के साथ वो जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सब के बीच में ट्रंप एक व्यापारी के तौर पर आपदा के अंदर फंसे यूक्रेन में मौका ढूंढ रहे हैं अपने व्यापार को बढ़ाने का, वहां के रेयर अर्थ मेटल का दोहन करने का, और जो हथियार, जो फंडिंग यूक्रेन को दी, क्या अमेरिका में ट्रंप को लग रहा है कि अगर यूक्रेन रूस का हिस्सा हो गया तो वो पूरा पैसा डूब जाएगा, जो लगभग $500 बिलियन है। तो क्या ट्रंप एक व्यापारी के तौर पर सोचते हुए ये कह रहे हैं कि हम आपको सहायता तभी करेंगे जब यूक्रेन रेयर अर्थ मटेरियल देकर अपने कर्ज को उतारेगा, यानी कि अमेरिका को यूक्रेन के अंदर रेयर अर्थ मेटल दोहन करने का पूरा अधिकार देगा। क्या वाकई में ट्रंप शुद्ध रूप से एक व्यापारी के तौर पर सोच रहे हैं? और क्या यही व्यापारी रुख उनका अमेरिका की विस्तारवादी सोच को और बढ़ाते हुए उनकी मैनिफेस्ट सोच को जमीन पर उतार रहा है? दरअसल रूस में यूक्रेन क्या वाकई में मिल जाएगा? यूक्रेन को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इसको रूस के नजरिए से देखेंगे तो वहां नजरिया नजर आएगा कि यूक्रेन जिस पोजीशन पर है वहां के बाद नेटो देश शुरू होते हैं। अब अगर ऐसे में यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता तो नेटो की सेनाएं रूस के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और इसलिए वो जंग लड़ रहा है। लेकिन सच्चाई है कि यूक्रेन के पास मूल्यवान खजाना है और बाकायदा वो चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे, क्योंकि करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं अमेरिकन। यूक्रेन हमारे साथ चाहे तो डील कर सकता है, ये ट्रंप कह रहे हैं, या फिर अगर नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी दिन रूस में मिल जाएगा या फिर नहीं भी मिलेगा। लेकिन हमारा पैसा वहां जा रहा है, मैं अपना पैसा वापस चाहता हूं, ये ट्रंप कह रहे हैं। कमाल की बात देखिए, जिस देश की वजह से यूक्रेन इस जंग में फंस गया, यूक्रेन के ना जाने कितने हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया। 3 साल से यूक्रेन जंग लड़ रहा है जिनके भरोसे से। अब वो अमेरिका कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं और हमारा साथ चाहिए, तो $500 बिलियन हमें वसूलने, और उसके लिए आप अपनी जमीन को दे दीजिए, वो जमीन जिसके जरिए हम आपके रेयर अर्थ मेटल का दोहन कर सके, और उसके बदले में हम आपको हथियार देंगे, आप लड़ते रहिए। क्या ये यूक्रेन को कब्जाने की नीति नहीं? बहरहाल अमेरिका की हड़प नीति आपको बताते हैं कि कब से शुरू हुई और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी। आजादी 1776 के अंदर अमेरिका आजाद हुआ। जिस दौरान वो आजाद हुआ उसमें 13 उपनिवेश राज्य थे, जिन्हें वहां स्टेट कहते हैं। वो 13 उपनिवेश स्टेट जिनको मिलकर उस वक्त का अमेरिका बना। लेकिन 1803 के अंदर लुइसियाना इसके अंदर अमेरिका ने शामिल किया। इसके बाद 1946 के अंदर जरा देखिए किस तरीके से ओरेगन को शामिल किया गया। 1840 के अंदर ओरेगन को शामिल किया गया। 1845 के अंदर टेक्सास को अमेरिका में शामिल किया गया। 1848 के अंदर कैलिफोर्निया को शामिल किया गया और 1848 के अंदर ही एरिजोना को भी अमेरिका के अंदर शामिल किया गया, और इनको फोर्सफुली शामिल किया गया, तो किसी को खरीदा गया है। और ये सब जहां से मिलकर अमेरिका को पोषित होता है, उस थ्योरी को दरअसल कहते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी। मैनिफेस्ट का मतलब होता है एक सपनों की दुनिया। तो क्या वाकई में अमेरिका अपने लिए एक ऐसी सपनों की दुनिया को देख रहा है जिसमें इस तमाम देश हैं? जरा इस थ्योरी को भी समझिए कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है और उसका अमेरिका और ट्रंप से क्या कनेक्शन। क्यों यह कहा जा रहा है कि ट्रंप जो कर रहे हैं, एक एक देश को अपने देश में मिलाने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल उनकी मैनिफेस्ट डेस्टिनी है। मैनिफेस्ट डेस्टिनी ये शब्द दरअसल पत्रकार जॉन एल ओ सुल्वन ने 1845 में गढ़ा था। 19वीं सदी में अमेरिका के अंदर विस्तारवादी मान्यता प्रचलित थी। वहां के नागरिक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप तक अपना विस्तार चाहते थे। अमेरिकन्स की इसी मान्यता को मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा गया है। सुलिवन ने तब लिखा था कि अमेरिका को पूरे महाद्वीप में
लोकतांत्रिक मूल्यों, सभ्यता का दावा करने और उसे फैलाने का अधिकार है। यह विचारधारा उत्तर अमेरिका में पश्चिम की तरफ अमेरिका के विस्तार की शक्ति बन गई। इसने अमेरिका की क्षेत्रीय, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को आकार दिया। मैनिफेस्ट डेस्टिनी की जड़ें 1800 के दशक की शुरुआत में देखने को मिली थी। 1776 में आजाद हुए अमेरिका ने अपने 13 उपनिवेशों से आगे विस्तार शुरू किया। अमेरिका ने 1803 में लुइसियाना खरीदा, जिससे अमेरिका का आकार 2 गुना हो गया। इस खरीद के बाद अमेरिका की मैनिफेस्ट डेस्टिनी मान्यता को बल मिला। 1840 के दशक आते आते मैनिफेस्ट डेस्टिनी अमेरिकी नियंत्रण को अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक बढ़ाने वाला राजनीतिक और सांस्कृतिक मंत्र बन गया था। तो क्या वाकई में अमेरिका बिल्कुल वैसे काम कर रहा है जैसे अमेरिका का छोटा भाई इजराइल काम कर रहा है? मसलन जैसे इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने में लगा है, क्या अमेरिका भी अपने ग्रेटर अमेरिका के सपने, जिसे वह मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहते हैं, उसमें लगा हुआ है? अगर पनामा नहर, कनाडा, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होता है तो अमेरिका से ग्रेटर अमेरिका देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा होने से अमेरिका का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाएगा कि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका का बिजनेस बढ़ेगा और उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। तो क्या एक राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप उन व्यापारिक दृष्टिकोण को समझ रहे हैं जिसके जरिए अमेरिका और मजबूत होगा? और अमेरिका को अपनी जीडीपी बढ़ाने में क्या अब उन तमाम देशों की जरूरत है जो उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और जिन पर अमेरिका की डिपेंडेंसी है? और क्या इसी से मैनिफेस्ट डेस्टिनी की वो सोच आगे बढ़ती है जिसको आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति से ज्यादा एक व्यापारी नजर आते हैं? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Because we're spending hundreds of billions of dollars. Russian someday, or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money, and I say I want it back.